गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 16 के बारे में बात, और प्रश्नावली हमारी वही 16.4 चल ही रही है। तो 16.4 के हम 12 क्वेश्चन कर चुके हैं और उसके बाद आ रहे हैं हम 13वें क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें दिया गया है कि गोले का व्यास दिया हुआ है। एक गोले का व्यास 0.7 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख देते हैं गोले का व्यास बराबर 0.7 सेंटीमीटर। तो भाई त्रिज्या क्या होगी? तो इसकी त्रिज्या होगी 0.7/2 सेंटीमीटर। काटना नहीं है अभी, है ना, ऐसे ही छोड़ देंगे इसको। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, और एक पानी की टंकी से 3000 गोले पूर्ण रूप से भरकर पानी बाहर निकाला जाता है। तो बात वही आ गई, दोबारा पानी की बात कर रहा है। जब पानी की बात कर रहा है तो इसका मतलब आयतन की बात कर रहा है। तो ये जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या का कोई गोला है और उस गोले से 3000 बार पानी को बाहर निकाला गया। 3000 बार ये काम हम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आयतन निकालिए इसका। तो पहले तो हम निकालते हैं गोले का आयतन। गोले का आयतन, और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 और πr³। इसमें मान रख देते हैं। तो 4/3 22/7, r की जगह पर आ जाएगा 0.7/2, 0.7/2 और 0.7/2। इसको कुछ काट सकते हैं तो काट लीजिए इसको, क्योंकि अभी हमें बस केवल 3000 से गुणा करना है और कोई काम इसका है नहीं। तो एक बार हमने गोले का आयतन निकाला, तो इस 2 से और इस 2 से तो ये 4 कट गया, ठीक है। फिर इस 2 से इस 11 को, ये 22 को काट लेंगे 11 बार। इसका पॉइंट हटाया, इसका पॉइंट हटाया, इसका पॉइंट हटाया, तो हम इसको लिख लेते हैं 1/1000। इसका 1 0 आएगा, इसका 1 0 आएगा, इसका 1 0 आएगा ना, 3 0 हो गए। फिर उसके बाद में इस 7 से ये 7 कट गया। अब हम आ जाते हैं कि जब ये 7 कट जाते हैं तो बचा क्या क्या? ये देखिए कहाँ पर, एक तो बच गया 11, फिर ये 7 कट ही गया, 7 × 7 बच गया, ये आ गया 49 बटे में 3 बचा हुआ है, और नीचे 1000 बच रहा है, ठीक है। ये स्थिति हमारे पास आती है। तो हम इनका गुणा कर देते हैं, और गुणा करने के बाद देखिए क्या आ जाता है। ये 49 और ये 49, 9 और 4 13 हो गए, और 5 539, 539 बटे में 3 और गुणा 1000, ठीक है। और ये है आयतन, और इसको हम लिख देते हैं घन सेंटीमीटर। अब नहीं काटना है, इसको यहीं छोड़ देना है। उसके बाद में जब हमने ये काम कर लिया, अब ये है एक गोले का आयतन। एक गोले का आयतन का मतलब समझिए कि एक बार जब हम पानी निकालते हैं तो इतना पानी निकलता है। एक बार जब हम पानी निकालेंगे उसमें से, तो एक गोले में भरकर इतना पानी निकलेगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3000 बार ये काम करना है। जब हम 3000 बार काम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3000 गोलों का आयतन। तो 3000 गोलों का आयतन क्या होगा? जो आयतन निकला है 3 × 1000 का गुणा 3000 से कर देना है, बस इतना सा काम करना है। तो जब आप 3000 से इसको काटेंगे तो बचा क्या? 539 घन सेंटीमीटर। यानी 3000 गोलों को पूर्णतया भरकर जब पानी बाहर निकाला जाएगा तो उसमें कितना पानी निकलेगा? 539 घन सेंटीमीटर निकलेगा, ठीक है ना। ये सिंपल हो गया, बिना कैलकुलेशन, कोई खास कैलकुलेशन भी नहीं हुई और आंसर आ गया, ठीक है। इसको नोट करिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, इसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन जरूर पढ़ते रहा करिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं, ये नहीं कि बस यहाँ देख लिया और लिख लिया और बस काम हो गया। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, एक खोखले अर्धगोलीय बर्तन के बाह्य और अंत्य व्यास दिए गए हैं 43 और 42 सेंटीमीटर। ये दे दिया एक खोखला अर्धगोला, और इसका बाहरी व्यास तो 43 सेंटीमीटर और आंतरिक व्यास है 42 सेंटीमीटर। तो बाहरी व्यास 43 सेंटीमीटर है ना, और आंतरिक व्यास ये वाला, ये दे रखा है 42 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें दे रखी हैं। फिर उसके बाद बोला गया कि यदि उस पर रंग करवाते हैं तो रंग करवाने का जो व्यय है वो 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका आपको खर्चा निकालना है। अब देखिए यहाँ आयतन की बात नहीं हो रही है,
क्योंकि इसमें डायरेक्ट बस पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो ये आयतन वाली प्रश्नावली में डाल दिया है, पर ये सवाल जो है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित है क्योंकि पेंट करना है ना। अब देखिए, अब इसका उदाहरण हम देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि एक तो अब ये ऑनलाइन में थोड़ी सी दिक्कत आती है कि मैं एक चीज़ को पर्टिकुलर बता नहीं पा रहा, लेकिन आप एक उदाहरण देखें, ध्यान से सुने इस चीज़ को। आपने नारियल देखा है ना, नारियल देखा है, सबने देखा हुआ है नारियल, पानी वाला नारियल, जो पानी वाला नारियल अपन नवरात्र वगैरह में यूज़ करते हैं। तो अगर उस नारियल को हम बीच में से काट दें, बिल्कुल बीच में से एकदम सपाट, तो अर्ध गोलाकार शेप बनेगी, जैसे ये बनी हुई है इसी टाइप की बनेगी। और बाहरी हिस्सा जो है उसका वो तो ब्राउन कलर का रहेगा, ठीक है, बाहर का हिस्सा ब्राउन कलर का, अंदर का हिस्सा जो रहेगा जिसके अंदर पानी भरा होता है वो वाइट कलर का होता है। अब आपको उसके अंदर पेंट करना है, तो पहले तो बाहर वाले हिस्से पे पेंट करना है। तो आपको ये पता है, जब मैंने बताया था कि थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बना लेता हूँ इस प्रकार से, कि अगर ये अर्ध गोलाकार शेप है, जैसे ये शेप बन रही है और ये अर्ध गोलाकार शेप है, आपको इसके ऊपर पेंट करना है बाहर वाला हिस्सा। ये वाला जो हिस्सा है वो भूरा वाला है, ये भूरा वाला हिस्सा है, ब्राउन वाला हिस्सा है, और ये जो अंदर का हिस्सा है ना, ये वाला सफ़ेद वाला हिस्सा आ रहा है। तो जब आपको इसके ऊपर पेंट करना है तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 2πr² होगा, क्योंकि अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण नहीं। संपूर्ण करेंगे तो ये भी ठोस होना चाहिए, जैसे नींबू की आकृति बताई थी उसके उस वाले के लिए, तो कि अगर ठोस है तो नींबू की आकृति है तो उसमें पीला वाला हिस्सा, सफ़ेद वाला हिस्सा सारे जुड़ जाते हैं, तो 3πr² होता है। लेकिन जब हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करते हैं अर्धगोले में, तो हमारे पास क्या आएगा, 2πr² है ना। और अंदर भी वो बना हुआ है, एक अर्धवृत्त बना हुआ है अंदर की तरफ, जो सफ़ेद वाला भाग होता है, उसके लिए भी 2πr आता है, 2πr² आता है। लेकिन अंतर क्या हुआ दोनों में अंतर केवल त्रिज्या का है। जो बाहर वाली है उसकी त्रिज्या तो बड़ी आएगी। देखिए ध्यान से यहाँ पर कि जो बाहर वाली शेप है उसकी त्रिज्या बड़ी आ रही है, व्यास बड़ा है ना, व्यास बड़ा है तो त्रिज्या भी बड़ी होगी। यहाँ पर व्यास छोटा है, जब व्यास छोटा है तो त्रिज्या भी छोटी होगी। तो इसको तो हम, बड़े वाले को तो हम ले लेते हैं 2πr² और छोटे वाले को हम ले लेते हैं 2πr²। त्रिज्या में अंतर ले लेते हैं बस, त्रिज्या, इसकी त्रिज्या तो छोटी मान लेते हैं और उसकी त्रिज्या को, ये इसकी त्रिज्या तो बड़ी मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या छोटी मान लेते हैं। हो गया क्लियर यहाँ तक? अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ तक का काम करने के बाद, जैसे आपने पेंट कर लिया, नारियल को दिमाग में रखना है जरूर, तभी ये क्वेश्चन क्लियर होता है। इधर पेंट कर दिया, ठीक है, अंदर वाले हिस्से में भी पेंट कर दिया। अब थोड़ा सा गौर करिए कि अगर हमने नारियल के हिस्से पे पेंट किया, नीचे वाले हिस्से पे कर दिया, मतलब जो बाहर आ रहा था भूरा वाला हिस्सा है ना, उस पे पेंट कर दिया, अंदर वाला है वाइट वाला हिस्सा, उसके ऊपर भी पेंट कर दिया, तो क्या अब भी कोई चीज़ ऐसी बची हुई है जिसमें पेंट नहीं हुआ है? दिमाग में वही नारियल वाला कॉन्सेप्ट रखिए कि नारियल की उस छवि को दिमाग में रखिए और फिर सोचिए क्या कोई हिस्सा बच गया जिस पे हमने अभी पेंट नहीं किया है, यानी नारियल का वो हिस्सा जिस पर पेंट नहीं हुआ। तो आपको ध्यान आएगा कि अगर हम नारियल को ऊपर से देखते हैं ऐसे, अगर हम नारियल को ऊपर से देखेंगे ऐसे, सामने की तरफ से देखेंगे, तो ये जो मोटाई है ना, जो पार्ट है जो हम खाते हैं, वाइट वाला जो हिस्सा है, वो भी तो बच गया चारों तरफ जिस पे पेंट नहीं हुआ। तो वो दिखने में ऐसा ही तो दिखेगा, चारों तरफ से ऐसा ही दिखेगा ना। तो इस पे पेंट करने का तरीका क्या रहेगा भाई? इस पे पेंट करने का तरीका ये है कि आपको इसके ऊपर पेंट करना है, केवल इतने हिस्से पे तो पेंट करना है। और जब इतने हिस्से पे आपको पेंट करना है तो ये मार्ग का क्षेत्रफल आ गया, जैसे 15वीं प्रश्नावली में आया था, 15.1 में आया था। तो मार्ग का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना होता है तो हम बाहर के क्षेत्रफल में से, बाहर के वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। यही काम तो हमने तब भी किया था, है ना, बाहर के वृत्त के क्षेत्रफल में से अंदर के क्षेत्रफल को घटा देते हैं। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया ऊपर ऊपर के हिस्से पे पेंट करने का, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया बाहर के भूरे वाले हिस्से पे पेंट करने का, ये क्षेत्रफल बन गया अंदर वाले सफ़ेद वाले हिस्से पे पेंट करने का। तो टोटल क्या बन गया? टोटल बनेगा इन सबको जोड़ने पर। तो अभी मैं इसको मिटा नहीं रहा, इसको आप चित्र को बनाना, ध्यान से समझ लेना। कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो ग्रुप में आप मेरे को लिख के भेज देना, तो मैं इसको दोबारा एक बार क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे कोई आकृति हमको मिलती है तो हम उसी आधार पर बात करेंगे। तो हम पहले इनके बारे में बात करें कि बाहरी व्यास दिया है अर्धगोले का, अर्धगोले का बाहरी व्यास, अर्धगोले का बाहरी व्यास दिया है कितना? 43 सेंटीमीटर, है ना। तो बाहरी त्रिज्या क्या बनेगी? बाहरी त्रिज्या बराबर 43/2 सेंटीमीटर, है ना। 2 का भाग लगा दिया बस।
और इसको हम ले लेते हैं R1 से। इसी तरह से आंतरिक व्यास है, आंतरिक मतलब अंदरूनी व्यास है, अंदरूनी व्यास है, अंदरूनी व्यास कितना है 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या बनी 42/2 कर देंगे तो 21 आ जाएगा, सीधा ही लिख देते हैं इसको, 21 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है ये वैल्यू हो गई। अब आते हैं, अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखिए मैंने इतना समझा दिया है आपको ये सारा पैटर्न। अब उसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं कि खोखले, ये नया फॉर्मूला नहीं होता है ना, इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है कि आप ये सोचे भाई ये कोई नया फॉर्मूला है इसको याद करो, याद नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखिए बस, बाकी फिर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो खोखले अर्ध गोलीय कटोरे या अर्धगोलीय शैल, कुछ भी कह सकते हैं, कटोरे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो ये सब कुछ जुड़ जाएगा, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये वाला भी चाहिए, है ना। तो सबको जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाता है 2πr1² प्लस 2πr2² प्लस πr1² माइनस πr2²। ठीक है, ये वाला हिस्सा कौन सा है, जो सामने से दिखता है ना, वाइट वाला चारों तरफ का हिस्सा, ये वाला दिखता है, ये बाहर का भूरा वाला हिस्सा है, और ये जो अंदर की तरफ आ रहा है सफ़ेद वाला हिस्सा, उस पर पेंट करने का है। अब इनको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये ब्रैकेट खुलता है, तो भाई ब्रैकेट खुलता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, देखिए यहाँ से ब्रैकेट हटा भी दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, चिन्हों पर कोई फ़र्क नहीं आ रहा। 2πr1² और πr1², ये दोनों प्लस प्लस क्या हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, तो 3πr1² लिख सकते हैं, है ना, जुड़ गए भाई, 2 ये वाला और 1 ये वाला, 3 हो गए। फिर 2 ये वाला और 1 ये वाला, घट रहा है ना, घट रहा है, तो इसको लिख देंगे πr2²। बात समझ में आई। देखिए ध्यान से दोबारा, ये तो 2 बार आ रहा है, ये 1 बार आ रहा है, दोनों प्लस प्लस में आ रहे हैं, तो 2 और 1 कितने हो गए, 3 हो गए, है ना। R1 वाले एक साथ लिख लिए तो ये 3 हो गए। R2 वाले एक साथ लिखेंगे, पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये तो 2 बार आ रहा है और ये 1 बार आ रहा है, तो दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो क्या वैल्यू बनती है, मतलब जोड़ेंगे पर घट जाएंगे, वो कट जाएंगे क्योंकि विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह कट जाते हैं, तो ये बच जाता है हमारे पास। अब आता है ये सिचुएशन, और इस सिचुएशन में अब आपको केवल मान रखने हैं। आप चाहें तो थोड़ा सा, अब ये मिटा देता हूँ मैं ना, इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से मिटा रहा हूँ, तो आप लिख लेना, लिख लिया होगा आपने, अगर नहीं भी लिखा है तो उसको पॉज करके इसको आप लिख लेंगे। अब आते हैं हम इसके सॉल्यूशन पर। अब देखिए इसमें, इस सॉल्यूशन के अंदर यहाँ से हमने पाई को कॉमन निकाल लिया, पाई बार आ गया, तो 3r1² है ना प्लस r2², ऐसे ही होगा। इनको सॉल्व करिए, तो ये जो पाई है इसकी जगह पर तो क्या रख दिया हमने 22/7, 3 नॉर्मल चल ही रहा है, और r1² की जगह पे क्या चल रहा है 43/2, तो यहाँ आ जाएगा 43/2 का होल स्क्वायर, प्लस r2² की जगह पर 21 है, 21 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करिए, तो 22/7। अब ये सॉल्यूशन हम कर चुके हैं पहले ही, तो यहाँ मैं आपको डायरेक्ट लिख के दे रहा हूँ ये कि 43 है, 43 का स्क्वायर कर लेते हैं और उसमें 2 का भाग लगा देते हैं, और फिर हम इसका गुणा कर लेते हैं, तो हमें मिलता है यहाँ से सब कुछ गुणा वगैरह करने के बाद 1386.75। तो ये गुणा भी कर लिया है, और इस गुणा के बाद थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करना है इसको, क्योंकि कैलकुलेशन अब हम यहाँ करेंगे तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। तो 1386.75 ये आ जाता है, प्लस 441 आ जाता है। इनको जोड़ लेते हैं, तो इनको जोड़ने के बाद वैल्यू हमको मिल जाती है 1827.75। इनको हम काट लेते हैं, काटने के बाद हमको वैल्यू मिल जाती है इसको 40,210.5, 40,210.5/7, और ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ तक का काम हम कर लेते हैं, कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे। इसमें ये गुणा भाग वगैरह की जो कंडीशन है वो सारी हम कर चुके हैं यहाँ तक। अब उसके बाद ये आता है कि इस बर्तन पर, सवाल को पढ़िए दोबारा,
उस पर रंग करवाने का व्यय जो है वो 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर है। तो बर्तन पर रंग करवाने का व्यय ज्ञात कीजिए। 7 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट करने का खर्च 7 पैसे है। ठीक है, अब इसको मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से। तो यहाँ से लिखेंगे कि 1 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट का खर्च बराबर 7 पैसे, और 7 पैसे को रुपए में बनाएंगे तो 7/100 रुपये हो गए। ठीक है, और हमारे पास कितना एरिया है पेंट करने लायक? 40,210। तो 40,210.5/7 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट का खर्च कितना हो जाएगा? 40,210.5/7 गुणा 7/100 हो जाता है। 7 से ये 7 कट गया। अब 2 संख्या के बाद और पॉइंट सरक जाएगा आगे, तो ये हो जाता है 402.105। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको आप आगे सरका देते हैं तो ये 5 हटेगा, तो यहाँ पे एक संख्या बढ़ जाएगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 402.11 रुपये। ये आंसर इसका हो जाता है। ठीक है, ये स्थिति आपके पास आ जाती है, और इस प्रकार से हमारी ये 16.4 प्रश्नावली कंप्लीट होती है। और अगर फिर भी किसी सवाल में आपको कोई दिक्कत आया करे तो आप ग्रुप में ज़रूर डाल दिया करें, वो सूचना मुझ तक पहुंच जाएगी। फिर मैं अगला वीडियो जो भी हमारा बनता है उस वीडियो में उसको एक बार दोबारा रिवाइज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए, पढ़िए। फिर उसके बाद आते हैं हम विविध पर। और विविध में कुछ सवाल तो देखिए, विविध कोई ये कह सकते हैं कि भाई विविध कोई प्रश्नावली नहीं है। विविध क्या है? विविध एक रिवीजन है जितना भी आपने आज तक पढ़ा है। जैसे 16.1, 2, 3, 4 सब पढ़ा हुआ है, तो 16.1, 2, 3, 4 में जितने भी सवाल आपने किए हैं उन सब का एक रिवीजन है, और उसी रिवीजन को हम यहाँ पर दोबारा देखेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट करिए, फिर उसके बाद हम इसको मिटाते हैं। अब आ जाइए 16वीं विविध पर। अब देखिए, विविध का पहला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास काम नहीं है, कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का विविध है ये, विविध के क्वेश्चन तो आप खुद करके देखा करिए। पहले कोशिश तो यही करिए कि खुद करिए, क्योंकि नई प्रश्नावली नहीं होती है, रिवीजन होता है बस ये। तो देखिए क्या कंडीशन आती है कि भाई एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 486 वर्ग सेमी, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो घन की भुजा बताइए। अब देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कर चुके हैं, बताया था। अब तो बिल्कुल आगे आगे चलना है आपको, खुद आगे से आगे बोलते जाना है कि भाई क्या फॉर्मूला होगा। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो यहाँ जाता है 486, 6 का भाग लगाइए, तो ये आ गया भुजा स्क्वायर बराबर 486 बटे में 6, कितना आ जाता है? 6 8 48, 6 कम 6 81। इसका वर्गमूल निकाल देते हैं, तो भुजा बराबर कितनी आ जाएगी? 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है ना, तो भुजा कितनी हो गई? 9 सेंटीमीटर। बस यही आंसर हो गया इसका, घन की भुजा 9 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट देखिए, ऑप्शन देखते जाना कौन कौन से ऑप्शन में क्या क्या मिल रहा है आपको। सेकंड है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 9 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर है, तो घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए। तो घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? यहीं लिख देता हूँ उसको। तो घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई दे रखी है 9 2 1, 9 मीटर। फिर चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 1 मीटर। ठीक है ना, ये दे दी। उसके बाद आया घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ की चारों दीवारों का
क्षेत्रफल। क्या होता है, याद होगा फॉर्मूला, 2 गुणा ऊंचाई गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। घनाभ की चारों दीवारों, या कहते हैं ना कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरा कैसा होता है, घनाभ की आकृति का ही होता है नॉर्मली। तो ये घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है। इसमें मान रखिए 2 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई की जगह पे 1, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई 9 और चौड़ाई की जगह पर 2। तो कितने हो गए ये, 2 एकम 2 हो गए, 9 और 2 11 हो गए, 11 दूनी 22 क्षेत्रफल है। तो वर्ग मीटर, मीटर में है तो वर्ग मीटर। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है ना, ऑप्शन घ वाला, लास्ट वाला आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला। नेक्स्ट पे आते हैं नंबर 3। इनको आप पॉज करके लिख लिया करो, मैं डायरेक्ट मिटा देता हूँ। स्क्रीनशॉट भी ले रहे हैं कई बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में भी नोट कर सकते हैं। एक बार ढंग से पहले समझ लिया करें, या तो एक बार आप ढंग से पहले वीडियो देखा करिए और उसके बाद फिर इनको खुद करने की कोशिश किया करिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। जैसे कुछ बच्चे कर भी रहे हैं, अभी खबर आ रही है हमारे पास। नंबर 3 पे आइए फिर, कि एक गोले का व्यास दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन है कि एक गोले का व्यास है 6 सेंटीमीटर, तो गोले का आयतन बताइए। अब देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि गोले का व्यास दिया है, गोले का व्यास बराबर 6 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या होगी 3 सेंटीमीटर, है ना, आधा हो गया उसका। और फिर कहता है गोले का आयतन निकालिए। अब अच्छा एक चीज़ और देखिए, बुक में थोड़ा सा देखिए कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें पाई का यूज़ किया गया है, यानी कि पाई का मान नहीं रखना है आपको। अब गोले का आयतन बताना है केवल, और पाई का मान नहीं रखना है। तो गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, सही है। पर पाई का मान नहीं रखना, पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, 22/7 नहीं रखेंगे, डायरेक्ट मान रख देंगे। तो 4/3 हो गया, पाई को ऐसे रहने देते हैं, और आर क्यूब की जगह पर रख देते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3। तो एक 3 से तो एक 3 कट गया, 9 आ गया, 3 3 9, 9 चौक 36 हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 36 पाई वर्ग वो घन सेंटीमीटर, आयतन है ना, तो 36 पाई घन सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर है 36 पाई वाला गे आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही नंबर 4 पे आइए। नंबर 4 है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो बेलन का वक्र पृष्ठ निकालिए। अब तो क्लियर होगा आपको कि भाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ की बात हो रही है केवल, 2 पाई आर एच। तो आधार की त्रिज्या तो 14 सेंटीमीटर, ये जो त्रिज्या है ये 14 सेंटीमीटर, और ऊंचाई चल रही है 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, है ना। अब केवल हमको ये पृष्ठ निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, 2 पाई आर एच। तो यहाँ लिखते हैं बेलन की त्रिज्या बराबर 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच। रखिए मान, तो 2 गुणा 22/7 गुणा 14 गुणा 10, इससे ही कट गया 2 बार, और ये हो गए 4, 88 गुणा 10 बराबर 880 और वर्ग सेंटीमीटर, है ना। सिंपल कैलकुलेशन है। कौन से ऑप्शन में जा रहा है देखिए, 880 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ स्क्वायर या रखे में, है ना, सेकंड ऑप्शन आ रहा है इसका। ठीक है, तो ये आपका नंबर 3 और 4 भी कंप्लीट होते हैं। फिर इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नंबर 5वां देखिए, एक शंकु का आयतन इतना है, ऊंचाई इतनी है, और उसके आधार की त्रिज्या क्या होगी। नंबर 5 है शंकु का आयतन दिया है, आयतन दिया है 308। तो यहाँ दिया है कि शंकु का आयतन बराबर
308 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊंचाई दे रहा है 6 सेंटीमीटर। और फिर पूछा गया कि उसकी आधार की त्रिज्या, मतलब त्रिज्या निकालनी है, सिंपल काम है। तो शंकु का आयतन हमको ये दिया है, तो यहाँ लिख देते हैं एक बार, शंकु का आयतन बराबर 308 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब, एक ही बात है। और शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो 308 आ जाते हैं। अब त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या पूछ रहा है मतलब आर को यहाँ रख लेते हैं, तो आर स्क्वायर को यहाँ रख दिया, बाकी सबका पक्षांतरण कर देते हैं। 308 बटे में, अब देखो 1/3 यहाँ आता है, तो 3 ऊपर आ जाएगा, पाई नीचे आ गया और एच नीचे आ गया। सही है, मान रखिए। तो आर स्क्वायर 308 गुणा 3 22, 7 ऊपर आ जाएगा, एच की जगह पर चल रहा है 6, है ना, ऊंचाई ये एच है, तो ऊंचाई एच है 6, इसका मान रख दिया। अब इनको काट लीजिए, तो 3 दूनी 6 कट गया, फिर इसको काट लेते हैं, ये 154 बार कट गया 2 से। अब इसको 22 से काट लेते हैं, ये 7 बार कटता है, 7 7 49 हो जाते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर 49, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। बस ये आंसर हो गया। कौन से ऑप्शन में आ रहा है देखिए, पाँचवें का पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर नंबर 6 पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा है, देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ये, अब ये जो बच्चे शुरू से ढंग से पढ़ रहे हैं ना, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, ये बहुत नॉर्मल सवाल है ये। नंबर 6 पे आइए, एक ठोस धातु के अर्धगोले का व्यास, ठोस धातु बोल रहा है, ठोस मतलब ऊपर से पैक है, वो बंद है, जैसे नींबू की आकृति होती है। ठोस गोले का व्यास इतना है, 42 सेंटीमीटर है। इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो पहले तो व्यास दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास बराबर 42 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या हो गई 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सब काम हो गए। उसके बाद आता है कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का, तो यहाँ ठोस वर्ड लिख देता हूँ मैं, ताकि याद रहेगा आपको कि क्यों कर रहे हैं हम 3 पाई आर स्क्वायर। तो ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 गुणा 22/7 गुणा आर की जगह पर 21 गुणा 21। ठीक है, इससे ही कट गया 3 बार, और अब इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो 3 गुणा 22 गुणा 63, ऐसे भी कर सकते हैं, 66 इंटू 63 कर लेते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन जो आती है हमारे पास, ये आ जाती है टोटल 4158 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, एक चीज़ तो ये आ गई। उसके बाद फिर आगे बोला गया है कि इसकी संपूर्ण पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट कराना है। तो पेंट कराने के लिए कितना हमारे पास इंतजाम होगा इसका, वो देखते हैं कि 1 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट का खर्च बराबर 20 पैसे। ये थोड़ा सा ध्यान रखा करिए, यहाँ पे पैसे दिया हुआ है, उसमें 7 पैसे आया था पहले वाले में, तो 20 पैसे का मतलब होता है 20/100 रुपये, है ना। तो 20 रुपये नहीं है, कई बार जल्दबाजी में क्या हम 20 रुपये ले लेते हैं, 20 से ही गुणा कर देते हैं सीधा, तो गलत हो जाएगा। 20 पैसे है तो 20/100 हो गया। वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट करने का खर्च इतना हुआ। टोटल वर्ग सेंटीमीटर है हमारे पास 4158 वर्ग सेंटीमीटर पर पेंट का खर्च कितना होगा, तो 20/100 गुणा 4158। ठीक है, 1 0 से तो ये 0 यहीं कट गया, 2 से इसका गुणा कर लेते हैं, तो 2 से गुणा करके 1 के बाद पॉइंट लगा लेते हैं, तो ये टोटल आ जाता है 83,160, और मतलब सीधा ही आंसर लिख देते हैं, तो 831 रुपये और 60 पैसे, ये आंसर इसका आता है। जब आप इसको गुणा कर लेते हैं, गुणा करने के बाद हमारे पास आता है 83,160
60, 100 वाला भी है इसके अंदर, और इनका गुणा करने पर ये हमारे पास आएगा 831.6 आएगा। तो 6 का मतलब 60 पैसे ही होता है। ठीक है, तो ये स्थिति नंबर 6 तक कंप्लीट है। अब आ जाते हैं नंबर 7 पर। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम करेंगे बाद में, ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो पे हम बात करेंगे फिर। और जब तक शायद ये हमारी प्रश्नावली पूरी भी हो जाएगी, तो आप एक बार रिवीजन इसका ज़रूर कर लें, और किसी भी प्रश्नावली में 16.1, 2, 3, 4 या विविध में जितने भी अभी तक हमने किए हैं आगे भी करने का प्रयास करें। और अगर कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की आती है तो उसको ग्रुप में ज़रूर बताएं। ठीक है।